हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। हम अपना जो रिमेनिंग चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक था, हमने कल पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स। ये चैप्टर हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़रा सीखिएगा कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेशन कंट्रोल इन एनिमल में नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं? नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब है वो कोऑर्डिनेशन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल हो, उसे हम लोग कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ज़रा सुनिएगा। ये कहलाता है ब्रेन, और इस ब्रेन के साथ अटैच है स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा। अब होता क्या है कि ये है रिसेप्टर। सर, रिसेप्टर किसको कहते हैं? हर वो बॉडी का लिविंग सेल, पार्ट, टिश्यू, ऑर्गन जो रिसीव करे सिग्नल, उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारी स्किन भी है, रिसेप्टर आई भी है, फोटो रिसेप्टर, टंग भी है, कीमो रिसेप्टर, टच, पेन, टेम्परेचर, हर किस्म की सेंसेशन को वो रिसीव करते हैं। तो इस रिसेप्टर पे स्टिमुलस हुआ। अब ये लफ्ज़ बार बार आएगा, स्टिमुलस, इसको याद रखिएगा। स्टिमुलस से मुराद है एनी change which occurs in the body or which occurs outside the body, और उस चेंज को अगर ऑब्जर्व कर ले लिविंग बॉडी, एब्जॉर्व कर ले लिविंग बॉडी, डिटेक्ट कर ले लिविंग बॉडी, तो हम उसे स्टिमुलस कहते हैं। अब ये स्टिमुलस से न्यूरॉन नीचे से ऊपर गया और वो ब्रेन पे जाकर इफेक्ट किया सीएनएस में। सर, ये कौन सा न्यूरॉन है? इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये वो न्यूरॉन है जो पैगाम लेके जाता है, जो मैसेज लेके जाता है फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। एक न्यूरॉन ब्रेन के अंदर होता है, सीएनएस के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इनके दरमियान कम्युनिकेट करता है, जो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट करता है। ये रहा। फिर यहाँ से पैगाम नर्व इम्पल्स की शक्ल में जाता है। ये सेंसरी न्यूरॉन पैगाम लेके जाएगा और मोटर न्यूरॉन पैगाम लेकर आएगा। सर, ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा, हम इसे कहते हैं इफेक्टर। तो जहाँ से रिसीव होता है वो रिसेप्टर, जहाँ पर उसका एक्शन का रिएक्शन होता है उसको कहते हैं इफेक्टर। और याद रखिएगा, ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जो इफेक्टर हैं वो मसल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इस न्यूरॉन का क्या नाम है? इस न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम होता है जो सिग्नल सीएनएस से कहाँ पर लेके जाता है? सीएनएस से इफेक्टर में। तो ये एक तरह से आप यूँ समझ लें, नर्वस कोऑर्डिनेशन का मैप है, ये समरी है। इसकी बेस पे पूरा हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है, सर ये बार बार हम पैगाम का नाम ले रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या चीज़? इस चीज़ को कहा जाता है नर्व इम्पल्स। इस चीज़ को नाम याद किया जाता है नर्व सिग्नल से। इस चीज़ को नाम याद किया जाता है नर्व मैसेज से। तो जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, या ब्रेन दूसरे न्यूरॉन को जो पैगाम देता है, वो नर्व इम्पल्स, नर्व सिग्नल की डिफरेंट फॉर्म में देता है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरह से इस नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन हुई।
एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। दुनिया में ये कंसेप्ट है कि दुनिया में सबसे पहले ये माना जाता है कि एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम फाइलम से हुई, और वो फाइलम था फाइलम निडेरिया, या जिसे आप और हम सीलेंट्रेट्स कहते हैं। ये वो है जो हाइड्रा वाले हैं। ये रहे हाइड्रा के अंदर ये टेंटिकल्स होता है और ये हाइड्रा की बॉडी। सबसे पहला जो नर्वस सिस्टम अल्लाह पाक ने देना शुरू किया एनिमल को, वो हाइड्रा की शक्ल में था। और इस नर्वस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। इसको डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये वो पहला नर्वस सिस्टम था, ये वो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम था, ये वो ओल्डेस्ट नर्वस सिस्टम था जिसका ना कोई ब्रेन ना कोई स्पाइनल कॉर्ड था। और मेन चीज क्या है कि पूरा का पूरा न्यूरॉन का जाल है इसके अंदर, जिसको नर्व नेट कहते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के जाल की वजह से अगर आप कहीं से भी न्यूरॉन को स्टिमुलस करेंगे, वो पूरी की पूरी बॉडी उसको जवाब देगी। तो बताने का मकसद है कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है उसका रिस्पांस रैंडम होता है। जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है उसका रिस्पांस नॉन डायरेक्शनल होता है, हालांकि जिसके पास ब्रेन हो उसका रिस्पांस डायरेक्शनल होता है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ, जरा सुनिएगा। फाइलम निडेरिया के बाद दूसरे थे वर्म लाइक स्ट्रक्चर, वर्म लाइक या वर्म्स, जिसको हम हेलमिथ्स कहते हैं, जिसके अंदर आता है फाइलम एनिलिडा, जिसके अंदर आता है फाइलम एनिलिडा निमाटोडा। वहां से शुरुआत हुई। इन सबको कुदरत ने नर्व नेट को कन्वर्ट कर दिया कॉर्ड में। एक ये वाला कॉर्ड और एक ये वाला कॉर्ड, ये रहा, और इस कॉर्ड से निकलती हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस। ये रही, इसको नाम देते हैं हम लोग डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और इसका नाम है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और इस डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड का आगे जाकर फिर ब्रेन बना। अगर थोड़ा और आगे चले तो दुनिया का बेहतरीन नर्वस सिस्टम का जो हमें आइडिया होता है वो होता है फाइलम कॉर्डेटा से। अगर हम थोड़ी देर के लिए पढ़ें फाइलम कॉर्डेटा के एम्ब्रियो को, तो फाइलम कॉर्डेटा के एम्ब्रियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो का हेड है, ये एम्ब्रियो का टेल है। सबसे पहले नंबर 1 एक इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये रहा। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नंबर 1, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नर्व कॉर्ड। आगे चलते हैं, उसके बाद एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके नीचे होगा, ये रहा। और इस ट्यूब लाइक इस स्ट्रक्चर का नाम है नंबर 2, और इसको कहते हैं हम नोटोकॉर्ड, ये रहा। तीसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और भी है, ये रहा। और इस तीसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, माउथ टू एनस। और एक चौथा भी है वो इस तरह से है, दिस इज कॉल्ड एज फरेंजियल गिल्स, ये रहा। तो अगर आप फाइलम कॉर्डेटा पढ़ें तो यू शुड नो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 होता है नर्व कॉर्ड। बुक्स लिखती हैं कि आफ्टर डेवलपमेंट ये नर्व कॉर्ड का आगे वाला हिस्सा ब्रेन बनाता है और पीछे वाला हिस्सा बनाता है स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा। बुक कहती है कि ये जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड आगे जाकर डेवलप होता है और उससे बनता है वर्टिब्रल कॉलम। बुक्स कहती हैं कि प्रिमिटिव गट से एक बनता है फोर गट, एक बनता है मिड गट और एक बनता है हाइंड गट। फोर गट होता है स्टमक तक, माउथ से स्टमक तक। मिड गट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और हाइंड गट रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन। और इस फ्रेंजियल गिल्स से नेक के मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, ये रहे। तो ये फाइलम कॉर्डेटा का मैं दोबारा बताता हूँ, नर्व कॉर्ड से बनता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा। दोबारा बताता हूँ आपको, तो नोटोकॉर्ड से बनता है
जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। प्रिमिटिव गट से बनता है फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। और फ्रेंजियल गिल्स, इससे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो हमारी नेक में पाया जाता है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें थोड़ा आइडिया होता है कि नर्वस सिस्टम किस तरह से होगा। ये देखें, इस तरह से होगा नर्वस सिस्टम। ये रहा ब्रेन और ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम ने, ये देखिएगा ये रहा। और ब्रेन को कवर किया हुआ है क्रेनियल बोन्स ने, ये रही। तो मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ और आगे पढ़ते हैं। तो ज़रा देखिएगा, हम अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस टॉपिक के आने के काफ़ी चांसेस हैं। ह्यूमन ब्रेन को कैसे पढ़ा जाता है, ये देखिएगा। ये है ब्रेन का टिश्यू बिल्फर्स, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। आपकी बुक कहती है कि इस पूरे ब्रेन को कवर्ड किया हुआ है एक मेम्ब्रेन ने, ये हर बॉडी के पार्ट्स को एक लिपिड की मेम्ब्रेन ने कवर्ड किया हुआ है, ये। और इस लिपिड की मेम्ब्रेन का नाम है मेनिंजिस। मेनिंजिस इज आउटर प्रोटेक्टिव, मेनिंजिस इज आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। और ये वो मेम्ब्रेन है जो लिपिड रिच मेम्ब्रेन है जो ब्रेन के ऊपर वाली सतह पे पाई जाती है। और आगे चलें तो ब्रेन को कवर्ड किया हुआ है इधर से क्रेनियल बोन्स ने। अगर आगे चलें तो ब्रेन को कवर्ड किया हुआ है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम में। सब चीज़ें पढ़ ली वो अपनी जगह, मगर इसमें जो सबसे अहम तरीन जो मेन चीज़ है वो है, ज़रा देखिएगा, ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है, एक हॉलो ट्यूब लाइक सिस्टम, ये रहा। और इस हॉलो ट्यूब लाइक सिस्टम को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टम। This ventricle system is known as hollow fluid filled structure। इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो ब्रेन के अंदर कुशन लाइक का काम करता है। तो बाहर से अंदर जाएं तो सबसे पहले ब्रेन में आपको मिलेगा क्रेनियल बोन, उसके अंदर जाएं तो फिर आपको मिलेंगी मेनिंजिस, और उसके अंदर जाएं तो ब्रेन, और ब्रेन के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब जो मेन बात है वो आती है जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ने से। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, एक पार्ट कहलाता है मिड ब्रेन, और एक पार्ट कहलाता है हाइंड ब्रेन। सर इन तीनों में क्या फर्क है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में? फोर ब्रेन को हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, ये रहा। एक फोर ब्रेन का नाम है 1 और 2। एक्चुअली फोर ब्रेन को हमने इसमें डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में, एक जिसका नाम है टीलेनसेफ्लॉन, ये रहा, और एक जिसका नाम है डायएनसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। डायएनसेफ्लॉन फर्दर फिर 2 में डिवाइड है, एक जिसका नाम है थैलेमस और एक जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, ये रहा। इस लिम्बिक सिस्टम को आप 3 में डिवाइड कर सकते हैं, एक थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, एक हिप्पोकैम्पस, और एक कहलाता है जिसका नाम है अमाइगडाला, ये रहा।
तो एक जिसका नाम थैलेमस, ये रहा, एक जिसका नाम हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, और फिर ये तीनों इनके फर्दर टाइप्स हैं। अगर आगे चलें तो मिड ब्रेन किसी चीज, मिड ब्रेन नाम है रेटिकुलर फॉर्मेशन का। एक्चुअली ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये जस्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान ट्रैक्ट है, एक पाथवे है जो हमारा ऑडिशन, जो हमारा ऑल्फैक्शन, जो हमारा फोनेशन को कंट्रोल करता है। ऑडिशन सुनने की सलाहियत और फोनेशन बोलने की। तो ऑडिशन का मतलब होता है टू हेयर, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ स्मेल, और फोनेशन का मतलब होता है वॉइस प्रोडक्शन। फिर हाइंड ब्रेन को अगर हम डिवाइड करें तो हाइंड ब्रेन 3 में डिवाइड है, एक जिसका नाम है पोन्स, एक जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और एक जिसको हम लोग नाम देते हैं सेरिबेलम का। तो ये 3 पार्ट एज इट इज, ये वही पार्ट है जो मैंने आपकी बुक से देखकर डिफाइन किए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर में टेलिनसेफ्लॉन, फिर डायनसेफ्लॉन, फिर थैलेमस, फिर लिम्बिक सिस्टम। डायनसेफ्लॉन के 2 पार्ट्स का नाम है। इसको किस तरह से पढ़ना है जरा देखिएगा। हम इसको बहुत आसान पढ़ने का तरीका है, हम इसको कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि ये देखिएगा, ये रहा पार्ट सेरिब्रम का। असल में सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लोब होते हैं, उसके नीचे रखा हुआ है ये रहा जिसको कहते हैं हम थैलेमस। थैलेमस के बाद आता है और ये कहलाता है हिप्पोकैम्पस। ये रहा। चलो पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर व्यू है। ये कहलाता है सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर थैलेमस और ये हिप्पोकैम्पस। इसके बिल्कुल नीचे, फिर हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। आगे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और उसके पीछे वाला कहलाता है, हम उसे कहते हैं, आगे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड और पीछे वाला कहलाता है अमेग्डाला। थोड़ा अपनी बात आगे लेके चलते हैं। ये जो थैलेमस है, इस थैलेमस के बाद आता है एक पार्ट जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के बाद पार्ट आता है जिसका नाम है मिड ब्रेन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अमेग्डाला। अपनी बात आगे लेके चलते हैं। ये कहलाता है पोन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और पीछे ये वाला पार्ट कहलाता है सेरिबेलम। इस तरह से तो जरा देखिएगा, ये दिस पार्ट कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला पार्ट अमेग्डाला कहलाता है। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं पोन्स। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, and this medulla oblongata is continue with spinal cord। सर इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये कहलाता है सेरिबेलम, और ये पार्ट ब्रेन के पोस्टीरियर सरफेस की तरफ होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। जो पार्ट के नाम लिए वो यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। सबसे पहला ब्रेन को डिफाइन किया जाता है किस नाम से? हम उसे कहते हैं टीलेनसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन सेरिब्रम को कहते हैं, एंड सेरिब्रम इज नोन एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो सेरिब्रम का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये रहा। अगर हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो सेरिब्रम के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे फोल्ड नजर आएंगे, और जितने फोल्ड होंगे उतना सरफेस एरिया ऑफ न्यूरॉन बढ़ेगा। आगे वाला हिस्सा कहलाता है एफ का मतलब ये ब्रेन का कहलाता है फ्रंटल लोब, और ये फ्रंटल लोब वो है जो हेल्प करता है हमारी ऑल्फैक्शन की, जो हेल्प करता है फ्रंटल लोब हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन के।
पीछे वाला लोब कहलाता है ओ से मुराद है, हम इसे कहते हैं ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब हेल्प करता है विजन की। फिर ऊपर पैराइटल, नीचे टेम्पोरल। ये जो पैराइटल लोब है, दिस पैराइटल लोब हेल्प इन मोटर न्यूरॉन मोटर एक्टिविटी। और लास्ट में ये कहलाता है जिसका नाम है टेम्पोरल लोब। और ये जो टेम्पोरल लोब है, दिस इज कॉल्ड एज ऑडिशन, सेंसेशन ऑफ ऑडिशन। ऑफ करना। टीलेनसेफेलॉन लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और फ्रंटल, ऑसिपिटल और पैराइटल और टेम्पोरल लोब जैसे मैंने आपको बताया, ये उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। मगर मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस सेरिब्रम में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जो आउटर रीजन में और एक पार्ट जो इनर रीजन में। जो आउटर मोस्ट पार्ट है सेरिब्रम का, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज। हर वो एक्टिविटीज जो हम होश में रहकर करें, हमारा खाना पीना, बोलना, बिहेवियर, सुनना, चलना, बात करना, हर चीज बेटा कॉर्टेक्स में आती है। अंदर वाला पार्ट कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं मेडुला। हमारा मेडुला का क्या काम है? दे हेल्प टू इंटीग्रेशन। हमारा फैसला करने की सलाहियत मेडुला के पास है। मेडुला के पास है हमारा सोचना, मेडुला के पास है हमारी मेमोरी, डिसीजन मेकर। हमारा जो इंटेलिजेंस है वो सारा का सारा कंट्रोल करता है मेडुला। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर हमने कब मूवमेंट करनी है, लोकोमोशन करनी है, सब कंट्रोल मेडुला करता है। आखिर में सेरिब्रम के बारे में एक बात मैं आपको लिखकर बताऊंगा, वो ये कि सेरिब्रम को अगर आप सामने से देखेंगे, ये जितने भी मैंने सेरिब्रम के स्ट्रक्चर बनाए ये साइड से बनाए, अगर आप सेरिब्रम को सामने से देखेंगे तो सेरिब्रम के अंदर दो लोब होते हैं। ये रहे, इसको हम लोग कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये कहलाता है। और इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक कहलाता है राइट, एक कहलाता है लेफ्ट, और दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू द कॉर्पस कैलोसम। ये रहा। तो ब्रेन के जो सेरिब्रम के दो पार्ट्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अदर पार्ट्स के कौन कौन से फंक्शन हैं। अगर आप बात करते हैं थैलेमस की, तो थैलेमस को बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस ऑफ ऑल सेंसरी एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में जितनी भी सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन में एंटर होते हैं, पहले वो थैलेमस में जाते हैं। थैलेमस फैसला करता है कि वाकई ये बात सेरिब्रम तक पहुंचानी है कि नहीं। एक साथ सारे डिसीजन सेरिब्रम नहीं ले सकता, एक वक्त में एक होगा। और अगर बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे सेंसरी नर्व इंपल्स आएंगे तो थैलेमस उनको फिल्टर कर देता है। फिल्टरेशन का काम करता है थैलेमस। तो थैलेमस में आकर सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्टर होती हैं। सर हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर काम करता है होम्योस्टेसिस एक्टिविटीज का। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का मतलब होता है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। चैप्टर नंबर 1 समझ लो, हाइपोथैलेमस का सारा काम है। चैप्टर नंबर 1 के पेज के आखिरी पैराग्राफ में आपने जिक्र पढ़ा होगा पायरेक्सिया, आपने जिक्र पढ़ा होगा कि फीवर, वो भी हाइपोथैलेमस को नाम लिखा हुआ है उसका। अगर हम बात करें हिप्पोकैम्पस की, तो हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी।
याद रखिएगा, दो किस्म की मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है सिंस बर्थ, पैदा होने के बाद जब हमें होश हवास समझ में आए, जब हम मेमोराइज करना शुरू हो और टिल अप टू डेट टुडे तक जितनी भी मेमोरी हमारी वो कहलाती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है आखिरी 3 से 4 हफ्ते या महीने। फिर अमाइगडाला क्या काम करता है? अमाइगडाला डार्क विजन में हेल्प करता है, अमाइगडाला सेक्सुअल रिसेप्टिविटी में हेल्प करता है, सेक्सुअल हार्मोन को निकालने में, अमाइगडाला हेल्प करता है पेन में, अमाइगडाला हेल्प करता है प्लेजर में। ये सारी एक्टिविटी अमाइगडाला की है। अगर हम बात करें पोन्स की, तो पोन्स से पहले सेरिबेलम की तरफ आता है। सेरिबेलम वो पार्ट है जिसके बारे में मशहूर है, दे कंट्रोल ऑल मोटर एक्टिविटीज। ये रे, अगर हम सेरिबेलम की तरफ जाएं तो ये आता है कि दे कंट्रोल ऑल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सेरिबेलम सारी की सारी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, हमारी आप यूं कह सकते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। सर अगर सेरिबेलम कंट्रोल करता है तो पोन्स क्या काम करता है? पोन्स हेल्प करता है फेस के मसल्स को कंट्रोल करने में, पोन्स हेल्प करता है फेशियल एक्सप्रेशन में, पोन्स हेल्प करता है कि हम जो अपने फेस पे जो एक्सप्रेशन देते हैं उसमें कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें से कुछ मसल्स रिलैक्स होते हैं, उसके लिए पोन्स जिम्मेदार है। अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा की, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है सारी रिफ्लेक्सिस एक्टिविटीज, लाइट रिफ्लेक्स, पेन रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स, नी रिफ्लेक्स, एल्बो ज्वाइंट, ये सारी के सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इस रिफ्लेक्स एक्टिविटी में कफ आता है, इस रिफ्लेक्स एक्टिविटी में स्नीजिंग आता है, इस रिफ्लेक्स एक्टिविटी में वोमिटिंग आती है। तो पेपर में क्या आएगा? पेपर में हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट में इनसे रिलेटेड सवाल आए, फंक्शन से रिलेटेड। इसमें एक लफ्ज है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं। एक्चुअली ये ब्रेन स्टेम 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक, ऊपर से अगर नीचे आए तो नंबर 1 हाइपोथैलेमस, फिर मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है, फिर पोन्स और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये यहाँ से मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर। फिर इनमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है। नर्व इम्पल्स से पहले थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं कि न्यूरॉन की कितनी टाइप्स है। जरा सा न्यूरॉन के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं, मगर उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक जिसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट उसको कहते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल। एक डेंड्राइट के बाद इसका नाम है, ये रहा डेंड्राइट, और इसका नाम है सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी को हम सोमा कहते हैं। फिर इस न्यूरॉन के अंदर इसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। अगर तो डेंड्राइट रिसीव का काम करते हैं तो एक्सॉन उस मैसेज को आगे ट्रांसफर करते हैं। फिर एक्सॉन की मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूरोलीमा, ये कहलाता है, हम इनको कहते हैं टर्मिनल नोब्स, ये कहलाता है टर्मिनल बटन्स। और ये वो है जहां से मैसेज आगे दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसपोर्ट होता है। इनके अंदर थैलियां हैं, जिस थैलियों को हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये रहे, इन थैलियों के अंदर आपको मिलेंगे स्पेशल केमिकल। This special chemical actually named as neurotransmitter। न्यूरोट्रांसमीटर वो है जो नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। और वो कीमोट्रांसमीटर 2 तरह के हैं, एक जो सामने वाले को एक्टिव कर दे अगर लगे, और एक जो सामने वाले को इनहिबिट कर दे।
जो एक्टिवेट करेगा उसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन, और जो इनहिबिट करेगा उसको हम लोग कहते हैं डोपामिन। अब अगर आप एक चीज देखें कि एक न्यूरॉन अगर जंक्शन बना रहा है दूसरे न्यूरॉन से, उसको क्या कहते हैं? जब एक न्यूरॉन जंक्शन बनाए दूसरे न्यूरॉन से, हम उसको क्या कहते हैं? जब एक न्यूरॉन जंक्शन बनाए दूसरे मसल से, तो हम उनको क्या कहते हैं? जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है चैप्टर नंबर 2 में। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिल रहा हो, ये रहा, तो इस जंक्शन को कहते हैं सिनेप्सिस। और जो पैगाम न्यूरॉन दे और वो पैगाम इसको पहुंच जाए, तो दिस न्यूरॉन इज नोन एज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये रहा। और इसको हम लोग कहते हैं दिस न्यूरॉन कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक न्यूरॉन एक अगर मसल से मिले तो इसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और ये न्यूरॉन अगर एसिटाइल कोलिन निकालेगा और वो एसिटाइल कोलिन अगर मसल्स पे जाकर अटैच होगी तो मसल्स क्या हो जाएगा? एक्टिव। अगर ये एसिटाइल कोलिन निकालकर इसको देगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से इनकी नर्व इंपल्स चलती है। अगर हम देखें कि एक कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक कहलाता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या जिसका नाम है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो किस तरह से होता है? अगर हम न्यूरॉन को गौर से देखें तो पता चलता है कि न्यूरॉन के अंदर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूरॉन के बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज के डिफरेंस को हम पोटेंशियल कहते हैं। सर अंदर नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि अंदर मिलेगा हमें पोटेशियम, ये रहा। और बाहर पॉजिटिव क्यों होता है? बाहर होता है सोडियम। तो पोटेशियम को कहते हैं इंट्रासेल्युलर आयन, सोडियम को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर आयन, और इनके दरमियान इस डिफरेंस को नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अमूमन तौर पर पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज होता है, मगर न्यूरॉन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, न्यूरॉन के अंदर ऐसे मिनरल्स होते हैं, न्यूरॉन के अंदर ऐसी प्रोटीन होती हैं जो इनको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करती हैं। अब अगर आप इस न्यूरॉन को एक्टिवेट करेंगे, अगर आपने इनके जो न्यूरॉन के जो डेंड्राइट है आपने उसको एक्टिवेट किया, ये देखें, तो सोडियम पोटेशियम चैनल जो है वो ये रहा न्यूरॉन, आपने उसको एक्टिव किया, ये रहा न्यूरॉन का एक्सॉन। जैसे आप न्यूरॉन को एक्टिव करेंगे यहाँ पर चैनल लगे होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं दीज चैनल्स आर कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम चैनल। इस चैनल का काम क्या होगा? जैसे ही न्यूरॉन एक्टिव होगा, ये देखें अब ये न्यूरॉन एक्शन में है, तो सोडियम को वो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे और पोटेशियम बाहर की तरफ, सोडियम को वो अंदर की तरफ कर देंगे और पोटेशियम बाहर की तरफ, सोडियम को वो अंदर की तरफ और पोटेशियम को वो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सर अब क्या होगा? अब अंदर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम अंदर आ गया। सर पॉजिटिव होगा तो उसका क्या असर होगा? पॉजिटिव होगा तो उसका असर ये होगा कि सोडियम के साथ साथ अंदर जाएगा कैल्शियम, क्योंकि बाहर सोडियम के साथ साथ बेटा कैल्शियम आयन भी है, और वो कैल्शियम आयन क्या करेगा? इसके अंदर थैलियां हैं जिसका मैंने जिक्र किया था, सिक्रेटरी वेसिकल्स, और इनके अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो कैल्शियम अंदर जाकर इस सिक्रेटरी वेसिकल्स को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने से ये लोग अपने अंदर निकालेंगे एसिटाइल कोलिन, और वो एसिटाइल कोलिन जाकर पोस्ट न्यूरॉन को लगेगा। तो याद रखना, अगर अंदर नेगेटिव चार्ज है तो न्यूरॉन रेस्ट में है। -60 से लेकर
-40 से लेकर -65 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहलाता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, वो पॉजिटिव होता है, +40 मिली वोल्ट से लेकर +90 मिली वोल्ट तक को हम लोग कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो ज़रा देखिएगा इसको ग्राफ में कैसे करते हैं। ये रहा 0, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, +10, +20, +30, +40, +50। अगर हम ग्राफ में देखें तो आम तौर पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो ये रहा, ये न्यूरॉन का -65 मिली वोल्ट ये कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपने न्यूरॉन को एक्टिवेट किया तो न्यूरॉन प्लस की तरफ चले गए। ये देखें, जब न्यूरॉन प्लस की तरफ चला गया ये इसकी कहलाती है पोलराइजेशन फॉर्म, और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया तो हम इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये रहा, और ये जिंदगी भर के लिए ऐसा नहीं होगा, ये दोबारा फिर ये न्यूरॉन रेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो रेस्टिंग से एक्शन और एक्शन से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये वाली जो स्टेट है ये कौन सी है, रिवर्सिबल। ये न्यूरॉन एक्शन में क्यों आता है, वो इसलिए कि इस न्यूरॉन के अंदर से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर आ जाए। बस एक दफा ये न्यूरोट्रांसमीटर को इवैक्यूएट कर दे, ये अपनी असली हालत में दोबारा चला जाएगा। तो जैसे ही न्यूरॉन इवैक्यूएट न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं ये वापस चला जाता है इधर। आप मुझे बताइएगा, पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव की तरफ गया, डीपोलराइजेशन, फिर ये दोबारा वापस आएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। फिर इनमें जो अहम बात वो इनकी एबनॉर्मलिटीज हैं। आपकी बुक में इनकी एबनॉर्मलिटीज, नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज को 3 में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी 3 एबनॉर्मलिटीज? नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिमर्स, जिसका नाम है एल्जाइमर डिजीज। नंबर 1 कहलाता है एल्जाइमर्स। नंबर 2 जो है वो कहलाता है पार्किंसंस डिजीज, और जो तीसरा है उसे हम लोग कहते हैं एपिलेप्सी। सर ये तीनों क्या है? इन तीनों को आपने एक मखसूस नाम से याद रखना है। एल्जाइमर को हम लोग कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया से मुराद है लॉस ऑफ मेमोरी। पार्किंसंस क्या है? पार्किंसंस का मतलब होता है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री बॉडी में मसल्स की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी। और अगर हम बात करें एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी लफ्ज निकला है सीजर से। सीजर का मतलब होता है कि टेम्पररी तौर पर कोई बंदा बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाए, लॉस हो जाए उसका कॉन्शियस लेवल फॉर द टेम्पररी बेसिस, उसको कहते हैं सीजर। एल्जाइमर्स ज़्यादातर बीमारी डी जनरेशन की है, ज़्यादातर बीमारी ओल्ड एज ग्रुप की है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स में एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिसको कहते हैं टाइम प्लेस पर्सन। ये एल्जाइमर की सबसे खतरनाक निशानी है। वो पेशेंट भूल जाएगा उसकी लाइफ टाइम का कौन सा टाइम पीरियड गुजरा है, स्कूलिंग लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, मैरिड है, अनमैरिड है। प्लेस भूल जाता है, अपने घर की फेमिलियर स्ट्रीट्स भूल जाता है, और पर्सन अपने खून के रिश्तों के नाम भूल जाता है, रिश्ते भूल जाता है। एल्जाइमर डिजीज उसमें होती है। और ये वाली बीमारी जो है वो ज़्यादातर होती है जब हिप्पोकैम्पस या सेरिब्रम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। अगर हम बात करें पार्किंसन डिजीज की, तो पार्किंसंस डिजीज में ये होता है कि पहले ये स्मॉल फिंगर्स में आहिस्ता आहिस्ता हाथ मूव करेंगे, फिर ये हैंड में हो जाएगा, और फिर पूरा आहिस्ता आहिस्ता लिम्स इन्वॉल्व कर जाएगा। ये होता क्यों है? जब इंजरी होती है बॉडी में, और जब बॉडी में इंजरी होती है तो सेरिबेलम को अगर डैमेज हो, सेरिबेलम हमारी मसल्स की मूवमेंट कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी में सेरिब्रम के अंदर मसला होता है। देयर इज डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर इज डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी आयंस वगैरह।
यूँ समझ लीजिए इधर एपिलेप्सी में नर्व इम्पल्स ब्रेन के अंदर इरेगुलर हो जाते हैं। और ये जो एपिलेप्सी है, ये एपिलेप्सी दो तरह की होती है, एक पार्शियल, आधा बॉडी इन्वॉल्व है, एक जिसको हम लोग कहते हैं होल या कंप्लीट, पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। एक एपिलेप्सी ये भी होती है इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब होता है कि आपने कोई बुरी खबर सुना दी, एकदम वो बंदे को एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। या एक एपिलेप्सी होती है ये इंड्यूस, एक एपिलेप्सी होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस, बैठे बैठे उस बेचारे को जो है अटैक होना शुरू हो गए। तो दैट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का वो आज पढ़ते हैं, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल। इसमें हार्मोन्स, ग्लैंड्स और उनके फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज़रा सुनिएगा, हार्मोन्स किसको कहते हैं? हार्मोन की मीनिंग है टू एक्साइटेड, हार्मोन की मीनिंग है टू एक्टिवेट, एक्टिवेशन। It is defined as a chemical mediator। एक ये केमिकल मीडिएटर है या ये केमिकल ट्रांसमीटर है, जिसका काम है वो कंट्रोल करता है ऑल बॉडी एक्टिविटीज़, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। इसका काम है कि ये सिक्रीट आउट होता है फ्रॉम द ग्लैंड्स एंड द एक्टिवेशन एंड दे एक्टिवेटेड टू टारगेट सेल, दे एक्टिवेटेड टू द टारगेट टिश्यू। तो हार्मोन वो केमिकल है, हार्मोन वो मेडिएटर है, हार्मोन वो ट्रांसमीटर है जो ग्लैंड से निकलता है और अपने टारगेट टिश्यू में जाता है, जाकर चेंज कर देता है उसकी स्टेटस, चेंज कर देता है उसकी कंडीशन, उसको ग्रोथ और डिवीजन में मॉडिफाई करता है, उसको मेटाबॉलिज्म में चेंजेस लेकर आता है और दूसरी सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर देखा जाए तो 3 किस्म के हार्मोन्स होते हैं। एक वो हार्मोन जो प्रोटीन से बने, प्रोटीनियस हार्मोन, एक लिपिड रिच हार्मोन, और एक कहलाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन 2 में डिवाइड है, एक शॉर्ट चेन प्रोटीन हार्मोन और एक लॉन्ग चेन प्रोटीन हार्मोन। अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट चेन प्रोटीन हार्मोन में और लॉन्ग चेन में क्या फ़र्क है? शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन में आता है इंसुलिन, लॉन्ग चेन में आता है ग्लूकागोन, और शॉर्ट चेन हार्मोन में आता है जिसे हम लोग कहते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन वगैरह। लिपिड रिच हार्मोन का मतलब है जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। स्टेरॉयड हार्मोन से मुराद एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोगेस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। मॉडिफाइड हार्मोन में आता है एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। मैं अगर अपनी बात आगे लेके चलूं तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ADH ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स में आते हैं। अगर हम अपनी बात आगे लेके चलें तो इसमें एक चीज़ और भी है, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज मॉडिफाइड, ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ टिश्यू।
एक ऐसा ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करता है बॉडी में, जिसका काम है सिक्रीटरी प्रोडक्ट निकालना, और वो सिक्रीटरी प्रोडक्ट जाकर अटैच होती है टारगेट टिश्यू में। एक ग्लैंड की टाइप है जिसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक ग्लैंड की टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक ग्लैंड की टाइप है पैराक्राइन ग्लैंड, एक ग्लैंड की टाइप है जिसको कहते हैं ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको कहते हैं? ये है ग्लैंड और ये इनका टारगेट टिश्यू। एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो डक्टलेस होते हैं, तो ग्लैंड से ब्लड वेसल्स जाती हैं, तो ये अपने हार्मोन ब्लड वेसल्स में डालते हैं जो जाकर टारगेट टिश्यू में अटैच होते हैं। तो ये हार्मोन ब्लड वेसल्स के ज़रिए अपना टारगेट टिश्यू में लेके जाते हैं। अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो ये रहा ग्लैंड, ये रहा टिश्यू, ये वाले ग्लैंड डक्ट ग्लैंड्स कहलाते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक डक्ट, जैसे बाइल डक्ट। इनके पास इनकी अपनी डक्ट होती है, अपनी ट्यूब होती है, जहाँ से वो टारगेट टिश्यू में लेके जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पैराक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड जिनका टारगेट टिश्यू उनके अराउंड पाया जाता है, जिनका टारगेट टिश्यू उनके सराउंडिंग में, उनके अराउंड पाया जाता है, हम उसे कहते हैं। फिर ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। ऑटोक्राइन ग्लैंड्स उसको कहते हैं जो अपने आप को सेल्फ एक्टिवेशन करते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ ग्लैंड दो हैं। एक वो मोड ऑफ एक्शन जो लिपिड रिच है, लिपिड रिच हार्मोन सीधा फॉस्फोलिपिड को क्रॉस करके या तो साइटोप्लाज्म में टारगेट होता है या उनका टारगेट न्यूक्लियस में होता है। तो जो लिपिड रिच हार्मोन होते हैं दे डायरेक्टली अटैच विथ या डायरेक्टली transported across the cell membrane due to cell membrane have a phospholipid part। मगर अगर हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन्स की, तो जो लिपिड रिच हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन भी है जिनका नाम है प्रोटीन हार्मोन। इधर आकर प्रोटीन अटैच होती है प्रोटीन के रिसेप्टर पे, और वो एक एंजाइम है जो एक एटीपी को कन्वर्ट कर देता है CEMP में। ये वो एंजाइम है, और इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं एडिनाइल साइक्लेस, जिसका नाम है सेकंड मैसेंजर सिस्टम। और वो CEMP फिर इस प्रोटीन हार्मोन का पैगाम न्यूक्लियस या जीन को लेके जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये वो हार्मोन है जो प्रोटीन हार्मोन है जिनका रिसेप्टर उनका सेल मेम्ब्रेन में होता है। फिर ये ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, आर्डिनल ग्लैंड, गुनेट्स, पाइनियल ग्लैंड, थाइमस। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर लोब, इट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर क्रेनियल कैविटी। एंटीरियर लोब FSH, TSH, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालता है। FSH क्या करता है? इमैच्योर ओवरी को मैच्योर ओवा में कन्वर्ट करता है। मैच्योर ओवरी में मीन्स ये प्राइमरी oocytes को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी oocytes में। LH हार्मोन वैकेंट फॉलिकल के अंदर ल्यूटिन को भरता है। ग्रोथ हार्मोन लेंथ इंक्रीज करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन करेगा फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, फ्रॉम द ब्रेस्ट टिश्यू।
और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन वो हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा ऑक्सीटॉक्सिन और एडीएच का आपको मालूम होगा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ओवर ग्रोथ हो जाए ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो लॉन्ग हाइटेड होगी, जिसको जिजेंटिज्म कहते हैं। अगर ये मैच्योर लाइफ में होगा तो उसको एक्रोमेगैली कहते हैं। इसमें कद बढ़ नहीं सकता मगर बॉडी के स्मॉल बोन्स इंक्रीज होंगी। और अगर हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो ड्वार्फिज्म। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड ग्लैंड है और ये पाया जाता है एंटीरियर टू द बेस ऑफ नेक। इसके बीच वाले लोब को हम पैरामेडल लोब कहते हैं। T3 T4 हार्मोन निकालता है। इसके 3 काम है, स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ, नर्वस सिस्टम की और मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। ओवर ग्रोथ होगा तो ग्रेव्स डिजीज से एक बीमारी होती है एक्सोप्थैलेमस। एक्सोप्थैलेमस का मतलब जिसमें आंखें आई बॉल बाहर आ जाती है। ग्वाइटर का किसको कहते हैं? ग्वाइटर का मतलब है एबनॉर्मलिटी। इट इज नोन एज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और डिफिशिएंसी अगर चिल्ड्रंस में होगी तो क्रिटिनिज्म, अगर अडल्ट में होगी तो मैक्सिडिमा। अडल्ट में पूरा का पूरा फेस एडिमेटस हो जाता है। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट बिसाइड द थायराइड ग्लैंड इन द नेक। और ये वो ग्लैंड है, पैराथायरॉयड हार्मोन निकालता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर कम होगा तो हाइपरकैल्सीमिया होगा। पेनक्रियास पाया जाता है हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन। ये अपर एब्डोमिन में सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। जो बीटा सेल है वो इंसुलिन निकालते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन और गामा सेल सोमेटोट्रोन। ये सब मिलकर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। और जो मेन चीज़ वो है, अगर डिफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज मेलाइटस होगी, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। फिर आगे चलते हैं आर्डिनल ग्लैंड। आर्डिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट एट द सुपीरियर पोल ऑफ किडनी। ये कॉर्टेक्स वाला कॉर्टिसोल निकालता है जो डबल एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट से भी, मसल से भी। एंड्रोजन वो हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर में हेल्प करता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम क्लोराइड की किडनी से रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर ओवर ग्रोथ होगी तो कशिंग सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर लेवल हाई। अगर डिफिशिएंसी होगी तो एडिसन डिजीज। अगर हम गोनेड्स की बात करते हैं तो टेस्टिस ओवरीज, टेस्टिस प्रेजेंट outside the body और ovaries present at the pelvic organ। टेस्टिस निकालते हैं टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ईस्ट्रोजन जो oogenesis में। इनकी डिफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी होती है। पाइनियल ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट एट द मिडिल क्रेनियल कैविटी। हार्मोन निकालता है मेलाटोनिन जो स्किन की पिगमेंटेशन में हेल्प करता है केराटिन में। और अगर डिफिशिएंसी होगी तो एल्बिनिज्म होगा। थाइमस ग्लैंड पाया जाता है बिहाइंड द स्टर्नम। ये ग्लैंड चेस्ट के रीजन में होता है। थाइमोसिन हार्मोन निकालता है जो टी सेल्स की प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। दे हेल्प इन इम्यून सिस्टम। और इसकी डिफिशिएंसी से इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो जाता है और उसको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो काज हो सकती है। तो ये वो सारे हार्मोन्स हैं, सारे ग्लैंड्स हैं। एक दफ़ा अगर आप ये चार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझने में और एंट्रेंस टेस्ट को इनमें MCQs पास करने में आसानी होगी। थैंक यू।